हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। तो आज हमारा सर्वाधार इनिशिएटिव का है डे 51, राइट। डे 51 है सर्वाधार इनिशिएटिव का, जिसमें हम लोग यहाँ पर डे बेसिस पे सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और एनालिसिस करंट अफेयर के साथ साथ हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ देख लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज इस वीक में हमारे कंप्लीटली रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो हमारी फर्स्ट न्यूज है। फर्स्ट न्यूज क्या है? राइस फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड है, चावल की कोटिंग से रिलेटेड हमारी फर्स्ट न्यूज है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज है। अगर हम इसमें स्पेसिफिक होते हैं तो अगेन चूंकि ये एक खाद्य पदार्थ से रिलेटेड न्यूज है तो ये हमारा चला जाता है फूड वाले सेक्शन में, और विशेष तौर पर ये आप इसको देखेंगे तो ये बायोटेक में भी आएगा, राइट। दूसरी चीज ये क्योंकि इसमें माइक्रो लेवल पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर आप इसको देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज है। क्या न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस की, वो देख लेते हैं। सो व्हाट इज अ फोर्टिफाइड राइस, यानी यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो फोर्टिफाइड राइस होता है ये होता क्या है, क्या होता है फोर्टिफाइड राइस, एंड व्हाई डिड सेंटर एक्सटेंड इट डिस्ट्रीब्यूशन इन स्कीम्स, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों एक्सटेंड कर रही है इसके डिस्ट्रीब्यूशन को, इसके वितरण से संबंधित जो स्कीम्स हैं उनको, राइट। यहाँ पर हम लोग इसे देख लेते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्योंकि जो राइस फोर्टिफाइड है या फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस जो है वो कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, काफी दिनों से ये चल रहा है। आपको पता है हमारे देश की जो पॉपुलेशन है उसमें काफी ज्यादा नंबर्स ऐसे हैं जो कि माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। सो उन जो डेफिशिएंसी होती है उनको पूरा करने के लिए ये एक प्रयास है भारत सरकार का, जिसमें कि फोर्टिफाइड राइस, जिसमें कैरेटिन होता है, विटामिन ए होता है, जिससे इसको खाने से क्या होता है कि जो लोगों में, जिन व्यक्तियों में इसकी कमी होती है उसकी पूर्ति होती है। एंड कॉन्टेक्स्ट इसका क्या है? द यूनियन कैबिनेट एक्सटेंड द यूनिवर्सल सप्लाई ऑफ फोर्टिफाइड राइस, यानी कि यूनियन कैबिनेट ने अभी क्या किया है, इसको एक्सटेंड कर दिया है। जो राइस, फोर्टिफाइड राइस की यूनिवर्सल सप्लाई है, ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स प्रोवाइडिंग फ्री फूड गेन अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। दूसरी बात, जितनी भी भारत सरकार की फूड से रिलेटेड, फूड सप्लाई से रिलेटेड स्कीम्स हैं वो यहाँ पर क्या करेंगी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2021 के अंतर्गत फूड खाना यानी कि फ्री में फूड ग्रेन्स देंगी, एंड इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म अंटिल दिसंबर 2028। और अब ये जो स्कीम है ये कब तक रहेगी? 2028 तक इसका विस्तार किया गया है, इसको एक्सटेंडेड किया गया है। इस वजह से ये जो है फोर्टिफाइड राइस अभी चर्चा में रहा है। आगे हम इसे देख लेते हैं। दूसरी चीज यहां पर अब हम देखेंगे फोर्टिफाइड राइस के बारे में, फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस के बारे में देखेंगे कि राइस फोर्टिफिकेशन होता क्या है। फोर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग। सो यहाँ पर देखिए ये जो प्रोसेस होता है फोर्टिफिकेशन, मानो एक तरीके की कोटिंग होती है, एक तरीके की किलाबंदी होती है। आप इस टर्म को ऐसे लो, फोर्ट मतलब क्या होता है? किला, है ना। चारों तरफ से एक बाउंड्री बनाई जाती है बहुत ऊंची। उसी प्रकार से जो चावल होता है, सो होता क्या है कि चावल के ऊपर एक कोटिंग की जाती है। किसकी कोटिंग की जाती है? जिन पोषक तत्वों की हमारे शरीर में डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, उसको पूरा करने के लिए माइक्रो लेवल पर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स शामिल किए जाते हैं चावल में, ठीक है, उनकी कोटिंग की जाती है। इसी को बोला जाता है राइस फोर्टिफिकेशन। एंड फोर्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस, ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है फोर्टिफिकेशन की, इसमें होता क्या है? फॉर एडिंग फोर्टिफाइड राइस कार्नेल्स, और इसमें राइस कार्नेल्स को यूज किया जाता है कंटेनिंग, जिसमें कि फसाइल प्रिस्क्राइब्ड, जिसमें जो फसाए है उसने प्रिस्क्राइब किया है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने लेवल तक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को इसमें ऐड किया जाएगा। यानी कि इसमें आयरन होगा, फॉलिक एसिड्स होंगे, विटामिन B12 होगा, टू नॉर्मल राइस इन द रेशियो ऑफ 1:100, यानी 100 kg नॉर्मल राइस होंगे, उसमें 1 kg फोर्टिफाइड राइस जिसमें कि कार्नेल होगा। अभी जो कार्नेल होगा इसमें आयरन भी होगा, एंड इसमें फॉलिक एसिड होगा, विटामिन B12 होगा। सो जिन भी पेशेंट्स में, जिन लोगों में आप देखेंगे फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12, ठीक है, विटामिन B12 की कमी होती है, उनको क्या करता है? ये उनकी पूर्ति करता है।
और इसका जो रेशियो है फोर्टिफाइड राइस का वो होता है 1:100, यानी कि 100 केजी क्या होता है यहाँ पर, 100 केजी नॉर्मल राइस होते हैं, ठीक है। नॉर्मल राइस में 1 केजी कार्नल मिलाया जाता है, ठीक है। सो ये इसका रेशियो होता है। अब आगे हम इसे देखेंगे, आगे हम यहाँ पर इसको देखेंगे। एंड फोर्टिफाइड राइस इज नियरली, जो फोर्टिफाइड राइस है ये नियरली आइडेंटिकल टू ट्रेडिशनल राइस। देखो होता क्या है, ये लगभग जो सामान्य चावल होते हैं, पारंपरिक राइस होते हैं, बिल्कुल उसकी तरह के ही होते हैं जो फोर्टिफाइड राइस होते हैं, ट्रेडिशनल राइस की तरह होते हैं। इसकी जो अरोमा होती है, अरोमा होता है सुगंध, है ना, अरोमा होता है सुगंध। सो इसकी जो सुगंध होती है, जो इसका अरोमा होता है, जो इसका टेस्ट यानी कि स्वाद होता है, एंड जो इसका टेक्सचर होता है यानी कि जो इसकी संरचना होती है, वो लगभग और लगभग एक नॉर्मल राइस, एक ट्रेडिशनल राइस की तरह ही होती है। एंड दिस प्रोसेस इज डन इन द राइस मिल्स। और ये जो फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया होती है ना, चावल की कोटिंग की, किलेबंदी की जो प्रक्रिया होती है, ये राइस मिल के अंतर्गत ही होती है। जहां पर जो राइस है उनकी मिलिंग की जाती है, वहीं पर ये प्रक्रिया भी होती है फोर्टिफिकेशन की, एंड एट द टाइम ऑफ मिलिंग ऑफ राइस, ठीक है। दूसरी चीज, it is a cost effective culturally appropriate study to address the micronutrient deficiency in the country with a higher per capita rice consumption। यानी कि जो राइस फोर्टिफिकेशन होता है, ये जो प्रोसेस होता है, ये जो फोर्टिफाइड राइस होता है, ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि लागत प्रभावी, कल्चरली एप्रोप्रिएट होता है, सांस्कृतिक रूप से भी ये क्या होता है, एप्रोप्रिएट होता है। पहली बात, ये बहुत ज्यादा लागत प्रभावी होता है ना। दूसरी चीज, कल्चरली एप्रोप्रिएट होता है, सांस्कृतिक रूप से भी ये अच्छा होता है टू स्टडी एड्रेस जिन लोगों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसमें आयरन आता है, विटामिन B12 आता है, फॉलिक एसिड्स आता है, तो उनमें उस कमी को क्या करता है, ये उस कमी की पूर्ति करता है, राइट। आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि होता क्या है कि सभी लोग, अब मान लो इतनी जनसंख्या है तो सबकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है कि वो अच्छी क्वालिटी के राइस खा सकें जिनमें कि सारे पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो ये उन लोगों तक भी पोषक तत्वों को पहुंचाता है जिससे कि स्वास्थ्य उनका अच्छा बना रहे, राइट। आगे हम यहाँ पर एक चीज और देखते हैं कि जो राइस फोर्टिफिकेशन की प्रोसेस होती है ना, इसमें 2 स्टेप होते हैं। यानी ये जो पूरा प्रोसेस है फोर्टिफिकेशन का, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 2 स्टेप्स में। और वो 2 स्टेप्स कौन से होते हैं? फर्स्ट यहाँ पर होता है प्रोडक्शन ऑफ फोर्टिफाइड राइस कर्नेल, यानी कि FRK, जिसको हम बोलते हैं फोर्टिफाइड राइस कर्नेल, ये फर्स्ट प्रोसेस होता है। और दूसरा प्रोसेस क्या होता है? ब्लेंडिंग ऑफ राइस विद FRK, यानी कि जो चावल होते हैं उनको FRK के साथ ब्लेंड करना। ये 2 प्रोसेस इसमें होते हैं फोर्टिफिकेशन में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे प्रोसेस यूज्ड फॉर राइस इज फोर्टिफिकेशन, यानी हम यहाँ पर अब उस प्रक्रिया को देखेंगे जिस प्रक्रिया के थ्रू किसी चावल को फोर्टिफाइड फॉर्म में लाया जाता है या किसी चावल का फोर्टिफिकेशन किया जाता है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। सो वेरियस टेक्नोलॉजीज, यानी कि ये विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके होता है, जैसे कि कोटिंग की जाती है, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, एंड डस्टिंग एंड एक्सट्रैक्शन आर अवेलेबल टू एड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और रेगुलर राइस, यानी कि जो रेगुलर चावल होता है, जो परंपरागत चावल होता है, उसको फोर्टिफाई करने के लिए कई सारे प्रोसेस शामिल होते हैं, जैसे कि कोटिंग करना, डस्टिंग करना, है ना, जिससे कि पोषक तत्वों को उसमें मिलाया जा सके। एंड एडिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ द फोर्टिफाइड राइस कर्नेल, यानी जो राइस होता है ना फोर्टिफाइड, उसको FRK बोला जाता है, फ्रॉम द मिक्सचर यूजिंग एन एक्सट्रूडर मशीन। इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया, और ये भारत में राइस फोर्टिफिकेशन के लिए बेस्ट तकनीक मानी जाती है, बेस्ट टेक्नोलॉजी मानी जाती है। सो इसका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। अब सोच के देखो कि कोई चीज अगर भारत में मिलती है 200 रुपए किलो, ठीक है, 200 पर केजी में अगर कोई चीज आपको मिलती है, वही भारत सरकार के प्रयासों के द्वारा आपको मान लो 100 में या 150 में मिलती है, तो जो लोग अपनी जिनकी पॉकेट अलाउ करती है वो तो ले सकते हैं, है ना। बट कुछ लोग, इवन बहुत ज्यादा, यहाँ पर एक ऐसा नंबर भी है जनसंख्या का जो मुश्किल से, क्या होता है कि जब बात हेल्थ की आती है, देखो खाने की जब बात होती है तो उसमें 2 चीजें शामिल होती है। एक तो होता है आप पेट भरने के लिए खाना खाते हैं,
आपको कुछ नहीं पता होता, कुछ लेना देना नहीं पोषक तत्वों से, हेल्दी फूड से, हेल्दी खाने से, हेल्दी लाइफ से, राइट। और वहीं पर एक दूसरा सेक्शन ऐसा भी है जिनको ये पता है हमको अपनी बॉडी के लिए, अपने बॉडीली हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए क्या आवश्यक होता है, क्या जरूरी होता है, हमें अपनी डाइट में क्या शामिल करना है, क्या शामिल नहीं करना है, किस चीज को अवॉइड करना है, राइट। और इसमें एक चीज और होती है, एक तो अवेयरनेस की बात होती है। सो अगेन जब हमारी पॉकेट अलाउ कोई चीज नहीं करती है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जानकारी का अभाव होता है और हमारी शिक्षा का स्तर भी बहुत अच्छा नहीं होता है, राइट। वहीं पर जो सेक्शन इन सारी चीजों से अवेयर है, आप अगर देखेंगे तो वो लोग एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। सो ये काफी सारी चीजें इसमें ऐसी आती हैं यहाँ पर जो हमको देखनी होती हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो कार्नेल सिमिलर इन शेप एंड साइज टू राइस, जो कार्नेल राइस प्रोड्यूस किया जाता है बाय टेक्नोलॉजी, है ना, जो फोर्टिफाइड राइस होता है, वो देखने में उसका जो आकार होता है, उसकी जो संरचना होती है, उसकी जो सुगंध होती है, वो बिल्कुल उस चावल की तरह होती है जो एक ट्रेडिशनल राइस होता है, जो एक ट्रेडिशनल चावल होता है ना। एंड विच मस्ट रिजेंबल द नॉर्मल मिल्ड राइस एज क्लोजली एज पॉसिबल, बिल्कुल वैसा ही ये दिखता है। द कर्नेल आर ड्राइड, लेकिन जो कर्नेल्स होते हैं ये सूखे होते हैं। कूल्ड एंड पैकेज्ड, FRK हैज अ शेल्फ लाइफ ऑफ एटलीस्ट 12 मंथ, और इनकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो लगभग 12 महीने की होती है। तो हमें ये चीज का भी ध्यान रखना है। और इसी तरीके के सवाल आपसे यूपीएससी एग्जाम में पूछती है, आपसे जो यूपीएससी डिमांड करती है ना क्वेश्चंस, जो आंसर डिमांड करते हैं वो इसी तरीके के करते हैं कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर। जब आप राइस की फोर्टिफिकेशन पढ़ रहे हैं या फोर्टिफाइड राइस पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए, उसका प्रोसेस पता होना चाहिए, स्टेप्स पता होना चाहिए, व्हाट इज फोर्टिफिकेशन आपको ये पता होना चाहिए, उसकी सेल्फ लाइफ क्या होती है, किन किन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को उसमें शामिल किया जाता है, किन की पूर्ति करती है, किस चीज में रिच होता है, किस में पुअर होता है, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। तभी हम जाकर के क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो सवाल आएगा यूपीएससी में उसको क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। द कर्नेल्स आर ब्लेंडेड विद रेगुलर राइस, ये जो कर्नेल्स प्रोड्यूस किया जाता है तकनीक के थ्रू, माइक्रोटेक्निक्स के थ्रू, इसको क्या करते हैं, जो नॉर्मल राइस होता है उसके साथ में ब्लेंड करते हैं एंड टू प्रोड्यूस फोर्टिफाइड राइस, और फिर इसके द्वारा जो फोर्टिफाइड राइस होता है उसको प्रोड्यूस किया जाता है अंडर द मिनिस्ट्रीज गाइडलाइंस, और ये सब मंत्रालय के गाइडलाइंस के अंतर्गत होता है। एंड 10 kg ऑफ FRA, यानी कि 10 ग्राम ऑफ FRK मस्ट बी ब्लेंडेड विद द 1 kg ऑफ रेगुलर राइस, यानी कि जब बात FRK की आती है तो ये कितना होगा, 10 ग्राम। 10 ग्राम को किसके साथ ब्लेंड किया जाएगा, 1 kg नॉर्मल राइस के साथ, है ना, 1 kg नॉर्मल राइस के साथ इसको ब्लेंड किया जाता है, राइट। सो इसको आप ब्लेंड करेंगे 1 kg नॉर्मल राइस के साथ। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं ये जो फोर्टिफिकेशन है राइस का ना, ये किसके अकॉर्डिंग, सो अकॉर्डिंग टू FSSI। FSSI जो है आपको पता है ये क्या करती है, ये हमारे जितने भी फूड पैकेजिंग फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड्स होता है, उनको नॉर्मलाइज करती है, उनको देखती है ना, हेल्थ के लिए कौन सा अच्छा नहीं है। सो गवर्नमेंट की एक एजेंसी है FSSI नॉर्म्स 1 kg of fortified rice will contain the following iron, यानी कि अगर आप 1 किलोग्राम फोर्टिफाइड राइस खरीदते हैं तो आपको इसमें क्या क्या मिलता है, आपको इसमें आयरन मिलेगा 28 ग्राम टू 42.5, ठीक है। उसके बाद जो फॉलिक एसिड्स आपको मिलेंगे कितने, 75 टू 125 माइक्रोग्राम्स, एंड विटामिन B12 जो यहाँ पर आपको मिलेगा वो मिलेगा 0.75 टू, यानी कि 1.7, यानी कि यहाँ पर अगर 1 kg, ठीक है, अगर आप 1 kg नॉर्मल राइस खरीदते हैं तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, 1 kg नॉर्मल राइस, आप फोर्टिफाइड राइस मान लीजिए आपने खरीदे, ठीक है, 1 kg फोर्टिफाइड राइस आपने खरीदे या आपके पास है। सो यहाँ पर जब बात आयरन की आएगी तो आयरन आपको कितना मिलेगा, आयरन मान करके चलो कि आपको लगभग मिलेगा 28 माइक्रोग्राम टू 4.5 माइक्रोग्राम तक। वहीं पर जब आप खरीदते हैं, वहीं पर आपको जो फॉलिक एसिड है, अब फॉलिक एसिड यहाँ पर कितना मिलेगा,
इसमें। सो फॉलिक एसिड आपको मिलेगा 75 to 125 माइक्रोग्राम। और जब बात आती है विटामिन B12 की, सो विटामिन B12 आपको यहां पर कितना मिलेगा, B12, विटामिन B12 आपको यहां पर मिलेगा लगभग 0.75 माइक्रोग्राम टू 0.75 माइक्रोग्राम टू 1.25 माइक्रोग्राम, है ना। सो इतनी सारी चीजें आपको 1 किलो 1 kg 45 राइस में यहाँ पर ये मिलती हैं। ये चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, राइट। विटामिन B12 जो होता है वो 0.75 से लेकर के 1.25 माइक्रोग्राम तक मिलता है ना। सो ये चीजें हैं, इतना 1 किलो चावल में आपको मिलेगा जो फोर्टिफाइड राइस होता है, आपको इतनी सारी चीजें उसमें यहाँ पर मिलती हैं। अब हमने एक चीज यहाँ पर देखी थी FSSAI, तो ये होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, यानी कि भारत सरकार के अंदर ये काम करती है। सो व्हाट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI इसको बोला जाता है शॉर्ट में। कई बार तो क्या करता है इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। सो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। एंड इट इज एन ऑटोनमस बॉडी, यानी कि ये एक स्वायत्त संस्था है। ऑटोनमस बॉडी मतलब क्या होता है, स्वायत्त संस्था है ये, राइट। ये एक स्वायत्त संस्था है, एस्टैब्लिश्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, सो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ये आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ये आती है, राइट। दूसरी बात, ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन है, ऑटोनमस बॉडी है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। एंड फसाई हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत फसाई को स्थापित किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। देखो फिर मैं दोबारा बोलूंगी, मैं जब भी सर्वाधार की क्लास लेती हूँ तो अपनी हर क्लास में मैंने आपको बताया है, बोला है, क्योंकि ये क्लास जो है वो प्रीलिम्स से रिलेटेड है, प्रीलिम्स पर फोकस्ड क्लास है। और आपने अगर प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर्स को देखा है ना, पिछले वर्षों के PYQ जो हैं आप उनको एनालिसिस जरूर करो, तो उसमें क्या होगा ना, आपको एक ट्रेंड पता चल जाएगा, आपको क्वेश्चन की जो नेचर होती है वो पता चल जाएगी, किस तरीके से सवाल पूछता है, राइट, UPSC। सो आप यहाँ पर देखेंगे, आपने मान लो किसी बॉडी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जैसे हमने देखा ये ऑटोनमस बॉडी है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आता है। अब हमने यहाँ पे देखा कि जो फसाई इंस्टीट्यूशन है, जो फसाई बॉडी है, ये स्थापित किसके तहत किया गया, एक होता है कब स्टैब्लिश किया गया, दूसरी चीज होती है किसके अंदर किया गया, किसके तहत किया गया, राइट। सो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, राइट, अथॉरिटी एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत इसको क्या किया गया है, स्थापित किया गया था, विच इज अ कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट रिलेटेड टू फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन इन इंडिया। सो हमको यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना, किसी बॉडी के बारे में सारी चीजें देखनी होती है जब हम किसी बॉडी के बारे में बात कर रहे होते हैं। एंड आगे हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, इससे रिलेटेड एक सवाल देखेंगे, क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राइस फोर्टिफिकेशन। राइस फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 स्टेटमेंट आपके पास है, क्या करना है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट, कौन से स्टेटमेंट नहीं देखना है, कितने स्टेटमेंट। यूपीएससी ने अपना जो ट्रेंड है ना क्वेश्चन पूछने का, वो अभी चेंज, थोड़ी सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है उसने, कि स्टेटमेंट्स के बारे में उसको किस तरीके से आपसे अपनी बात करनी है ना। सो ये जो लाइन होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चन में, पेपर में अपना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बहुत बार हम लोग यहीं पर मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, इनमें से जो 3 स्टेटमेंट हैं रिलेटेड टू राइस फोर्टिफिकेशन, कितने स्टेटमेंट सही हैं, देख लेते हैं।
Fortification is the process of adding fortified rice kernels and containing फसाए prescribed micronutrients. Micronutrients में क्या क्या होता है? आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12, ये इसमें शामिल होता है राइस फोर्टिफिकेशन में, ठीक है। टू नॉर्मल राइस इन द रेशियो ऑफ 1:100, मिक्सिंग 1 किलोग्राम ऑफ FRK विद 100 किलोग्राम मिल्ड राइस, ठीक है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऐसे ही हमने पढ़ा था अपना जब हम न्यूज डिस्कस कर रहे थे। एंड नेक्स्ट आता है फोर्टिफाइड राइस इज नियरली आइडेंटिकल टू ट्रेडिशनल राइस इन अरोमा, टेस्ट, टेक्सचर एंड दिस प्रोसेस इज डन इन द राइस, दिस प्रोसेस इज डन इन द राइस मील्स एट अ टाइम ऑफ मिलिंग ऑफ राइस। और अब हम देखेंगे यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट क्या है हमारा। सो इट इज ए कॉस्ट इफेक्टिव, बिल्कुल ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, लागत प्रभावी होता है एंड कल्चरली अप्रोप्रिएट होता है स्ट्रेटेजी टू एड्रेस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी इन कंट्री विद पर कैपिटा इट्स राइस कंजप्शन। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा थर्ड, ये भी सही स्टेटमेंट है। यहाँ पर हमारे कितने स्टेटमेंट ठीक है? तो फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी थर्ड है और थर्ड भी ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर कितने? 3 स्टेटमेंट हमारे सही है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आंसर क्या होगा? सी। सी हमारा यहाँ पर रहने वाला है आंसर, ठीक है। सो देख लेते हैं, आंसर है हमारा सी। आगे देखते हैं हम इसको। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे आंसर हमारा यहाँ पर है सी। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसके बारे में राइस। चलो नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है यहाँ पर वो है, जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी यहाँ पर उसके बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज एस्ट्रोसेट? एस्ट्रोसेट क्या होता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज है हमारी और ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है अगेन। सो इसरोज एस्ट्रोसेट नासा's space observation captured the dramatic eruptions and from stellar workage, right? क्या है ये, इसके बारे में जान लेते हैं अभी हम यहाँ पर। सबसे पहले हम इसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे क्योंकि आपको पता है कि जो एस्ट्रोसेट है ये तो काफी पहले लॉन्च किया जा चुका है, तो आज हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? तो कोई ना कोई वजह होगी, किसी ना किसी वजह से अभी ये चर्चा में है। क्यों चर्चा में है उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इसका संदर्भ क्या है? अभी रिसेंटली यानी हाल ही में हुआ क्या है कि इंडियाज एस्ट्रोसेट, दूसरी चीज क्या है कि ये भारत का है एस्ट्रोसेट, एंड नासाज स्पेस ऑब्जर्वेटरीज हैव कैप्चर्ड ड्रामेटिक इरप्शंस फ्रॉम स्टेलर ब्रेकेज अराउंड द मैसिव ब्लैक होल। अभी देखो हाल ही में हुआ क्या है, एस्ट्रोसेट भारत ने लॉन्च किया था, पहले लॉन्च कर चुका है, बट आज पढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ न्यू इसने स्टडी किया है, रिसर्च करा है ना। सो इंडियाज एस्ट्रोसेट एंड नासा का जो स्पेस ऑब्जर्वेटरी है उसने एक ड्रामेटिक इरप्शन को कैप्चर किया है। एक कुछ इरप्ट हो रहा है उसको कैप्चर किया है, और कहां पर इरप्ट हो रहा है? जो ब्लैक होल है उसके आसपास में इरप्ट हो रहा है। तो हमें यहाँ पर ब्लैक होल हमेशा चर्चाओं में रहता है, क्या होता है इसके बारे में पढ़ना भी जरूरी है, राइट? ब्लैक होल होता क्या है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। पहले देख लेते हैं एस्ट्रोसेट के बारे में। सो एस्ट्रोसेट क्या है? इट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ। पहली बात तो आप ये जान लो, भारत का पहला डेडिकेटेड, किसके लिए डेडिकेटेड है? मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है ये। एस्ट्रोसेट भारत की प्रथम मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, इसीलिए बोला है भारत के स्पेस सेट ने, क्योंकि जो एस्ट्रोसेट है भारत का वो एक मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। और दूसरा क्या था? नासा की स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने मिलकर के एक ऐसे इरप्शन को कैप्चर किया है जो कि ब्लैक होल के आसपास हो रहा है। इसी वजह से जो एस्ट्रोसेट है, चूंकि भारत का है, हम इंडिया में हैं, एग्जाम दे रहे हैं यूपीएससी का, तो हमारे लिए एस्ट्रोसेट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। एम्ड एट स्टडी सेलेस्टियल सोर्सेज, राइट, इन एक्स-रे, ऑप्टिकल्स एंड यूवी स्पेक्ट्रम बैंड साइमल्टेनियसली। दूसरी चीज क्या है? इट वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन लॉन्च व्हीकल PSLV। जब एस्ट्रोसेट को लॉन्च किया था तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? PSLV के द्वारा। PSLV की फुल फॉर्म क्या होती है? PSLV के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, यानी कि जो लॉन्च व्हीकल था इसमें, है ना, जो लॉन्च व्हीकल था यहाँ पर वो था आपका PSLV, राइट? लॉन्च व्हीकल PSLV था। कहां से किया गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर, और ये कहां पर है? ये है श्रीहरिकोटा में, राइट? अब इसकी डेट आप देखो, ऑन 28 सितंबर 2015, ऑन 28 सितंबर 2015 में लॉन्च किया गया था। हम इसको पढ़ कब रहे हैं? 2014 में, है ना?
2024 में पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी क्या किया है इसने, एक मैसिव इरेप्शन को कैप्चर किया है, कहां पर, अराउंड द ब्लैक होल के आसपास। आगे देखते हैं एस्ट्रोसैट के बारे में। So the spacecraft control center at mission operation and complex, जिसे कि मॉक्स बोला गया है, ऑफ इसरो। ये इसरो का एक मिशन था जिसे मॉक्स बोला गया है। मॉक्स की फुल फॉर्म क्या है, मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स। एंड यहाँ पर टेलीमेट्री है, ट्रैकिंग द कमांड नेटवर्क, ISTRAC इसको शॉर्ट में बोला जाता है। ये बेंगलुरु से मैनेज किया जाता है। सैटेलाइट ड्यूरिंग इट्स एंटायर मिशन लाइफ, है ना, इसको मैनेज कहां से किया गया है, बेंगलुरु से। So the minimum useful life of AstroSat mission is around 5 years. दूसरी बात, it carries a total of 5 scientific payloads, यानी कि ये 5 scientific payloads को लेकर के गया है जो एस्ट्रोसैट है। इमेजिंग स्टडिंग के लिए, टेम्पोरल के लिए, स्पेक्ट्रम प्रॉपर्टीज ऑफ द गैलेक्टिक एंड एक्स्ट्रा गैलेक्टिक, यहाँ पर आप देखेंगे कॉस्मिक सोर्सेज इन वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑन द कॉमन प्लेटफॉर्म, राइट। आगे हम देखते हैं इसके बारे में, एस्ट्रोसैट के बारे में। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, इसके उद्देश्य देखेंगे कि एस्ट्रोसैट के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, उद्देश्य देखते हैं, टू अंडरस्टैंड हाई एनर्जी प्रोसेस इन बाइनरी स्टार सिस्टम। बाइनरी स्टार सिस्टम आप पढ़ते हैं, उसमें जो हाई एनर्जी प्रोसेस होता है उसको समझना एस्ट्रोसैट का उद्देश्य था जब इसको लॉन्च किया गया था। दूसरी बात, कंटेनिंग न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल, यानी कि जो आपका बाइनरी स्टार सिस्टम है इसमें न्यूट्रॉन्स हैं, स्टार्स हैं, ब्लैक होल है, सारी की सारी जो चीजें हैं, ये जो हाई एनर्जी प्रोसेस है इसको समझना इसका उद्देश्य था। एंड एस्टिमेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स। दूसरी बात, जो न्यूट्रॉन स्टार्स हैं उनका जो एस्टिमेटेड, अनुमानित जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसके बारे में भी जानना इसका उद्देश्य था। एंड स्टडी स्टार्स बर्थ ओरिजिन, जो तारे हैं, जो स्टार हैं, उनका ओरिजिन कैसे हुआ है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। एंड हाई एनर्जी प्रोसेस इन स्टार सिस्टम लाइंग बियॉन्ड आवर गैलेक्सी, जो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, हमारी गैलेक्सी से जो बाहर के स्टार्स हैं, है ना, मंदाकिनी से, आपको पता है हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम मंदाकिनी है। ऐसे छोटे छोटे से इंफॉर्मेशन बीच में आ जाती है जो कि आप लोगों को पता होना जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है, डिटेक्ट न्यू ब्रीफली ब्राइट एक्स-रे सोर्सेज इन द स्काई एंड परफॉर्म अ लिमिटेड डीप फील्ड सर्वे ऑफ यूनिवर्स इन द अल्ट्रावायलेट रीजन, राइट। सो कई सारे इसके उद्देश्य हैं जब इसको लॉन्च किया गया था। अब हमने यहाँ पर पीछे देखा था कि ब्लैक होल के आसपास एस्ट्रोसैट एंड नासा की जो स्पेस ऑब्जर्वेटरी है उसने बहुत ही मैसिव इरप्शन को कैप्चर किया है, जिसकी वजह से एस्ट्रोसैट अभी चर्चा में है। तो जब हम ब्लैक होल पढ़ रहे हैं तो हमको ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि ब्लैक होल होता क्या है, क्योंकि आप किसी भी दिन न्यूज़पेपर उठा के देखो, हर दिन आपको ब्लैक होल के बारे में, आप इसको ज्योग्राफी में पढ़ सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, राइट। दोनों ही सब्जेक्ट हमारे इंटर रिलेटेड है। ज्योग्राफी अपने आप में एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। जो ब्लैक होल है इसको समझना हमारे लिए जरूरी है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब आपको लग रहा होगा हम तैयारी तो प्रीलिम्स की कर रहे हैं, राइट। हम जो हमारा सर्वाधार इनिशिएटिव है ये फोकस्ड है किस पर, प्रीलिम्स पर, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पर यूपीएससी के। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या बोला कि कई बार ऐसे सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते, तो अभी इंटरव्यू की बात क्यों हो रही है। देखो होता क्या है कि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता है ना। आपने मान लो 1 साल पूरा तैयारी करी, 1-1.5 साल जो भी आप अपने यूपीएससी को डेडिकेट कर रहे हो, दे रहे हो। क्या आपके पास इतना समय होता है कि आप बैठ करके 4 महीने केवल और केवल प्रीलिम्स की तैयारी करोगे या केवल मेंस की तैयारी करोगे? ऐसा नहीं होता है। जब आप इसमें एंटर करते हो तो उस समय पर हमारे लिए कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि सबसे पहले सिलेबस की समझ होनी चाहिए हमको, होलिस्टिकली, कंप्लीटली, हर तरीके से हर एक एस्पेक्ट को हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात क्या होती है कि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस का मेरा मतलब है कि आप पिछले लगभग 10 साल के PYQs तो आपको सॉल्व करने ही हैं, एनालिसिस करना ही है। आप कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी जगह पर आपको हमेशा बोला जाएगा। क्यों बोला जाता है? केवल देखने के लिए नहीं बोला जाता है, वो सच में करने के लिए बोला जाता है। और जो भी स्टूडेंट कर लेते हैं उनको उसका बेनिफिट भी पता है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में या तैयारी में जो एक कॉम्प्रिहेंशन होता है ना, आपका समझने का जो स्तर होता है आपका कितना बढ़ा देता है जब आप प्रीलिम्स के PYQs को एनालिसिस कर लेते हो तो, ठीक है।
सो होता क्या है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, आपकी जो तैयारी होती है ये साथ साथ चलती है। आपकी पर्सनैलिटी में ना वो आना आता है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि आप 4 महीने बस एकदम से रटे जा रहे हो, चीजों को पढ़े जा रहे हो प्रीलिम्स के लिए, ऐसे नहीं होता है। प्रीलिम्स है, मान लो आपका लगभग 1 महीने पहले सारी चीजों को छोड़ के हम प्रीलिम्स पे लगते हैं कि अब सारा करंट एक बार रिवीजन कर लें। पढ़ा तो आपने पूरी साल होता है, सेम जैसे ही प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, हमें पता होता है ज्यादा टाइम हमारे पास होता नहीं है, मुश्किल से 2, 2.5 या 3 महीने का समय मिलता है हमको। उसी में जितना भी पूरे साल हमने मेंस की प्रैक्टिस करी थी, अब उसको क्या करना है, रिवाइज करना है जल्दी से। वही 3 महीने आपके लिए होते हैं मेंस क्रैक करने के लिए। उसके बाद बहुत ज्यादा समय नहीं होता है, अगेन 2 से 2.5 महीने का समय होता है, मेंस का रिजल्ट आ जाता है, कॉपी चेक होती है, और मुश्किल से 20 दिन में इंटरव्यूज आपके फिनिश हो जाते हैं। ठीक है, सो हमारे पास टाइम नहीं होता है। अगर आप तैयारी को अपनी को होलिस्टिकली अच्छे से करोगे तो, एक स्ट्रेटजी बना करके करोगे तो। देख लेते हैं ब्लैक होल के बारे में। तो बहुत सारी चीजें ना आपकी डे टू डे लाइफ में ऐसी आएंगी जिन्हें आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह डील करना चाहिए, तभी आपकी पर्सनैलिटी में वो चीजें आएंगी। ठीक है, ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल आर फॉर्म्ड आफ्टर द सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सी, जब कोई स्टार होता है ना, और वो अपनी डाइंग स्टेट में होता है, राइट, कोई तारा जब अपनी डाइंग स्टेट में होता है, जब अपने लास्ट स्टेज में होता है, तो उसके पहले होता क्या है कि उसमें कई सारी उसकी स्टेज होती हैं, और सबसे लास्ट में एक स्टेज होती है जिसे बोला जाता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सो ये जो विस्फोट होता है किसी तारे में, उसकी मरणासन स्थिति में, डाइंग स्टेट में, तो उसके बाद क्या होता है, आफ्टर सुपरनोवा एक और घटना घटित होती है, यानी वो मरता हुआ तारा जो सिकुड़ता है, और ये है होता है सुपरनोवा विस्फोट के बाद। तो उस तारे का जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी होती है, वो इतनी ज्यादा हो जाती है, इतना ज्यादा उसमें डेंसिटी हो जाती है कि कोई भी चीज वहां से वापस नहीं आती, इवन लाइट यानी कि प्रकाश भी वहां से वापस लौटकर नहीं आ पाता है ना। देख लेते हैं। सो द ब्लैक होल आर फॉर्म्ड आफ्टर सुपरनोवा एक्सप्लोजन व्हेन द कोर ऑफ अ मैसिव डाइंग स्टार more than 2.5 times mass of the sun collapse until an infinity density, डेंसिटी का मतलब कोई अंत ही नहीं है, बिल्कुल अनंत घनत्व हो जाता है इसका, where gravity is so high, और ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण भी इसका बहुत ज्यादा हो जाता है, that even the light cannot escape, लाइट भी इससे बाहर एस्केप नहीं कर सकती। अगर एक बार लाइट एंटर करी तो लाइट फिर इसके बाहर नहीं आती है, इसी को बोलते हैं ब्लैक होल। और ब्लैक होल जो होता है, ये घटना घटित होती है आफ्टर सुपरनोवा एक्सप्लोजन, राइट, यानी कि आफ्टर सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद ये घटना घटित होती है। आफ्टर सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद ये घटना घटित होती किसकी, फिर बनता है ब्लैक होल। हाई डेंसिटी होती है, यहां पर डेंसिटी हाई होती है, प्लस गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है, यानी कि जो इन्फिनिटी होती है डेंसिटी, तो इसकी आगे देख लेते हैं हम, इसको आगे देख लेते हैं। आप देखिए, ये है सुपरनोवा एक्सप्लोजन, ये किसी तारे में होने वाला सुपरनोवा एक्सप्लोजन है, इस तरीके से होता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर, ये है आपका ब्लैक होल, इस तरीके से ये बनता है। इसकी जो डेंसिटी होती है, इसका जो घनत्व होता है, वो अनंत होता है, इन्फिनिट होता है, और इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो ग्रेविटी इसकी बनती है, वो बहुत ज्यादा उच्च होती है, बहुत हाई होती है, लाइट भी यहाँ से स्केप नहीं कर पाती। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा ये इसकी डेंसिटी होती है। आगे हम लोग इससे रिलेटेड एक सवाल देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एस्ट्रोसेट। एस्ट्रोसेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर। It is India's first dedicated multi-wavelength space observatory aimed at studying celestial sources in X-ray, opticals, UV spectral band simultaneously. उसी के बाद हमारा दूसरा स्टेटमेंट आता है, मिनिमम यूजफुल लाइफ ऑफ एस्ट्रोसेट मिशन इज अराउंड 5 ईयर। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी, यानी फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर राइट। सो आंसर कौन सा होगा हमारा? आंसर होगा सी। सी हमारा यहाँ पर होगा आंसर, राइट। देख लेते हैं इसको, आंसर है हमारा सी। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो न्यूज है वो है यहाँ पर
शेल गैस के बारे में। अब शेल गैस के बारे में क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज है हमारी, देख लेते हैं। और ये एनर्जी वाले सेक्शन से न्यूज है, ठीक है। सो जब हम शेल गैस के बारे में पढ़ रहे हैं, ये जो न्यूज है ये है पीआईबी की न्यूज है ना। ये न्यूज है हमारी यहाँ पर पीआईबी की। स्टडिंग इंडिकेट्स, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। स्टडिंग इंडिकेट सिग्निफिकेंट शेल गैस जनरेशन पोटेंशियल इन ईस्टर्न साउथ करणपुरा कोल फील्ड झारखंड। यानी कि झारखंड का जो साउथ करणपुरा कोल फील्ड है, वहां पर शेल गैस के जनरेशन के लिए क्षमता देखी गई है, पोटेंशियल देखा गया है, उसी को लेकर के ये अभी चर्चा में है, राइट। आगे देख लेते हैं हम इसके बारे में। सो कॉन्टेक्स्ट क्या है शेल गैस के बारे में, अभी चर्चा में अचानक से शेल गैस क्यों आ गई है। अ रिसेंट स्टडी बाय साइंटिस्ट फ्रॉम बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलो साइंस लखनऊ, यानी कि लखनऊ का एक इंस्टीट्यूट है, कौन सा, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलो साइंस, and indicate that shale gas is generation potential in eastern south Karanpura coal field in the रामगढ़ district of झारखंड। झारखंड राज्य का एक जिला है रामगढ़, वहां पर करणपुरा नाम की एक जगह है। सो ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न करणपुरा में जो कोल फील्ड है, वहां पर शेल गैस जनरेशन के पोटेंशियल को देखा गया है, वैज्ञानिकों ने देखा है। ये वैज्ञानिक किस इंस्टीट्यूट के हैं, ये हैं बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंस लखनऊ इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको देखा है। आगे देख लेते हैं शेल गैस के बारे में। सो जब हम शेल गैस पढ़ रहे हैं, शेल गैस इज ए नेचुरल गैस, यानी कि ये एक प्राकृतिक गैस है। जो शेल गैस है ये एक प्राकृतिक गैस है, राइट। ये एक प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है। फाउंड इन द शेल डिपॉजिट्स, कहां पर पाई जाती है, शेल डिपॉजिट्स में पाई जाती है। Where it trapped in the microscopic of the submicroscopic pores, जो कि जो शेल होता है वो माइक्रोस्कोपिक और सब माइक्रोस्कोपिक पोर्स में ट्रैप होती है। एट दिस नेचुरल गैस, ये जो प्राकृतिक गैस है शेल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ नेचुरली ऑक्यूरिंग हाइड्रोकार्बन्स गैसेस एंड प्रोड्यूस फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर जिसमें कि प्लांट एनिमल्स के अवशेष जो होते हैं, पौधों के अवशेष, किसी जीव जंतु के अवशेष, उनका अपघटन, राइट, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन एंड हाइड्रोकार्बन्स का नेचुरली इनका ये मिक्सचर होता है जो शेल गैस होती है। टिपिकली शेल गैस कंसिस्ट 70 to 90% मीथेन। जब हम बात करते हैं शेल गैस की तो उसमें जो परसेंटेज होता है, कौन सी गैसों का मिक्सचर होता है, तो इसमें जो CH4 होती है, जो मीथेन गैस होती है ना, CH4 कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस, राइट। मीथेन इसमें कितनी पाई जाती है, 70 to 90%। 70 to 90% यहाँ पर मीथेन गैस पाई जाती है शेल गैस में। एंड द मेन हाइड्रोकार्बन टारगेट फॉर एक्सप्लोरेशन कंपनीज, और यही इस गैस के एक्सप्लोरेशन का मुख्य टारगेट होता है। आगे हम देखेंगे इसको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, यानी कि जो शेल गैस है उसको निकाला कैसे जाता है, उसकी खुदाई कैसे की जाती है। सो इट इज एक्सट्रैक्टेड बाय कॉमनली नोन मेथड कॉल्ड हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, यानी कि एक कॉमनली एक बहुत सामान्य सा गैस को निकालने का मेथड होता है, कौन सा, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग मेथड। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग मेथड के द्वारा शेल गैस को पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है। इन दिस मेथड, और ये जो मेथड है इसमें करा क्या जाता है, डीप होल्स, यानी कि अर्थ में डीप होल किए जाते हैं, इनटू ड्रिल डाउन इनटू द शेल रॉक्स, जहां पर शेल रॉक्स हैं, पता चला है कि यहाँ पर हैं, वहां पर डीप ड्रिल किया जाता है। किस टेक्निक के थ्रू, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग के थ्रू एंड बाय हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, और ये जो ड्रिलिंग की जाती है ये हॉरिजॉन्टल की जाती है। टू एक्सेस मोर ऑफ द गैसेस एंड शेल रिजर्वायर आर टिपिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हॉरिजॉन्टली रेदर देन वर्टिकली। एक और चीज है हॉरिजॉन्टली इसको ड्रिल करने का, क्योंकि जो शेल रॉक्स हैं, जो शेल गैस पाई जाती है वो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसीलिए जब इसका एक्सप्लोरेशन किया जाता है तो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग मेथड के थ्रू हॉरिजॉन्टली डीप ड्रिल किया जाता है, इसमें इस तरीके से इसको निकाला जाता है। आगे हम देख लेते हैं इसको। एंड जब आप आगे नेक्स्ट देखते हैं तो फ्रैकिंग फ्लूइड्स कंटेनिंग सैंड, अब ये जो फ्लूइड निकलता है ना शेल गैस के रूप में, उसमें सैंड होता है यानी बालू होती है, पानी होता है, केमिकल्स होते हैं, आर देन पंप्ड एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पर इनको पंप किया जाता है इनटू ड्रिल होल्स में एंड टू ओपन अप फ्रैक्चर्स इन द रॉक्स
enabling the trap gas to flow into collection well, right? और जो कुएं लगे जाते हैं उनके लिए जिसमें इस गैस को इकट्ठा किया जाता है, तो इतना सारा मिक्सचर इसमें शामिल होता है। एंड फ्रॉम देयर इट इज पाइप्ड अवे फ्रॉम कमर्शियल यूज, और वहां से फिर कमर्शियल यूज जहां तक होता है इनको पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, राइट? पाइप के थ्रू इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब हम शेल गैस का भारत के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं। सो इंडिया हैज प्रॉमिसिंग रिजर्वायर ऑफ शेल गैस एंड ऑयल रिसोर्सेज and the following sedimentary basin are considered and prospective from shale oil and gas point of view, right? दूसरी चीज कहां पर कैम्बे बेसिन में पाई जाती है शेल गैस, गोंडवाना बेसिन में पाया जाता है, केजी बेसिन यानी कि कृष्णा गोदावरी बेसिन। केजी बेसिन क्या है? कृष्णा गोदावरी बेसिन, राइट? कृष्णा गोदावरी बेसिन को क्या बोला गया है? केजी बेसिन। दूसरी चीज कावेरी बेसिन में है, इंडो गैंगेटिक बेसिन में, असम एंड असम अराकान बेसिन में भी यहाँ पर ये शेल गैस पाया जाता है। आगे हम देखते हैं इसके बारे में। इसके एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पर शेल गैस का यूज होता है? दिस इज अ नेचुरल गैस है, ये हमें पता चल चुका है। एंड दिस इज द गैस यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसके द्वारा बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। एंड फॉर डोमेस्टिक यूज हीटिंग एंड कुकिंग, और डोमेस्टिक यूज के लिए घरेलू उपाय यूज में भी ये काफी ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है। आगे हम देखेंगे इसके बारे में। अभी हमने एक चीज पढ़ी थी कि इसमें हाइड्रोकार्बन होता है। होता क्या है हाइड्रोकार्बन? इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन होता है ये होता क्या है? हाइड्रोकार्बन इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन होता है एक तो इसमें, ठीक है? यहां पर आप देखेंगे इसमें हाइड्रोजन होता है। एंड कार्बन फाउंड्स इन क्रूड ऑयल, और जो कार्बन होता है वो क्रूड ऑयल में पाया जाता है, नेचुरल गैस एंड कोल। यानी कि हाइड्रोकार्बन में क्या क्या आता है? इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, कार्बन फाउंड इन क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड कोल। दूसरी चीज, हाइड्रोकार्बन्स आर हाईली कंबस्टेबल एंड मेन एनर्जी सोर्स ऑफ द वर्ल्ड। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये विश्व के मुख्य एनर्जी के ऊर्जा के स्रोतों में आते हैं। एंड इसके आगे हम इसी से रिलेटेड सवाल देख लेते हैं। क्या सवाल है शेल गैस से रिलेटेड? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द शेल गैस। शेल गैस से रिलेटेड एक सवाल देखेंगे। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट हमारे पास हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है हमें ये देखना है। शेल गैस इज नेचुरल गैस फाउंड इन शेल डिपॉजिट्स where it is trapped in microscopic or submicroscopic pores. Second क्या statement है? This natural gas is mixture of naturally occurring hydrocarbon gases and produced from the decomposition of organic matter. जो organic matter होता है इसमें क्या क्या होता है? Plants and animal के अवशेष होते हैं, इनके remains होते हैं। एंड जब हम बात थर्ड स्टेटमेंट की करते हैं, टिपिकली शेल गैस कंसिस्ट ऑफ 70 to 90% ऑफ द मीथेन। जो CH4 होता है, जो मीथेन होता है, वो शेल गैस में 70 से 90% तक पाया जाता है। एंड द मेन हाइड्रोकार्बन टारगेट फॉर एक्सप्लोरेशन कंपनीज, ठीक है? कौन सा स्टेटमेंट सही है? तीनों, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अगेन तीनों स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा सी। कौन सा आंसर होगा यहाँ पर? आंसर होगा सी, ठीक है? देख लेते हैं। आंसर है हमारा सी यहाँ पर। ओके, अब हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ वो है व्हाट आर बायोपॉलीमर्स, यानी कि बायोपॉलीमर्स क्या है उनके बारे में जान लेते हैं। अगेन प्रीलिम्स के साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज है और इसके अंतर्गत हम देखेंगे बायोपॉलीमर्स होते क्या हैं। साइंस एंड टेक में भी आप स्पेसिफिकली जाएंगे तो ये आपका बायोटेक में आ जाएगा, बायोटेक वाले पोर्शन में ये आ जाता है, राइट? पीआईबी की न्यूज है, बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स होता है। पीआईबी की न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये न्यूज पब्लिश की थी। क्या है? मेकिंग अनदर स्ट्राइड टुवर्ड्स द मेकिंग इंडिया ग्लोबल लीडर इन इकोनॉमी एंड फ्रंट लाइन प्लेयर्स इन एंश्योरिंग ग्रीनर क्लीनर प्लैनेट्स। एंड जो मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट्स इंडिया फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर बायोपॉलीमर्स इन पुणे, यानी कि बायोपॉलीमर भारत में पहली बार पुणे में बायोपॉलीमर पॉलीमर फैसिलिटी का डेमोन्स्ट्रेट किया गया और ये भारत में पहली बार हुआ है। इंडिया में ये पहली बार हुआ है, राइट? ये भी चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है।
ये भारत में पहली बार हुआ है, यानी कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया, राइट। फर्स्ट टाइम इन इंडिया। आगे देख लेते हैं हम इसके बारे में। सो कॉन्टेक्स्ट क्या है बायोपॉलीमर का? रिसेंटली अभी यूनियन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है। क्या इनॉग्रेट किया है? इंडियाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर बायोपॉलीमर इन पुणे। भारत का पहला बायोपॉलीमर का डेमोन्स्ट्रेशन अभी प्रस्तुत किया है। कहां पर? पुणे में। किसने? यूनियन मिनिस्टर ने। इसलिए ये भी चर्चा में है। बायोपॉलीमर देख लेते हैं आगे हम इसके बारे में कि बायोपॉलीमर होते क्या है, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये होते क्या है बायोपॉलीमर? These are material that have been manufactured from biological sources such as fats, vegetable oil, sugar, resins and the protein। यानी कि ये जो बायोपॉलीमर्स होते हैं ना, दीज आर मटेरियल्स, ये जो मटेरियल हैं बायोपॉलीमर्स, ये ऐसे हैं इनका जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कहाँ से होती है? बायोलॉजिकल सोर्सेज से होती है। बायोलॉजिकल सोर्सेज से जैसे फैट से होती है, वेजिटेबल ऑयल से होती है, शुगर से होती है, रेनिन से होती है और प्रोटीन से होती है। ये जो बायोलॉजिकल सोर्सेज हैं इनसे इस प्रकार के मटेरियल की उत्पत्ति होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसको बोला गया है बायोपॉलीमर। आगे देख लेते हैं। बायोपॉलीमर्स हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इनकी जो संरचना है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है। देन सिंथेटिक पॉलीमर, जो सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं उनकी अपेक्षा बायोपॉलीमर की संरचना जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ध्यान रखना है क्योंकि इसी तरीके के सवाल आपसे प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या है? Therefore they are more active in vivo, और इसलिए ये बहुत ज्यादा एक्टिव भी होते हैं। Furthermore, as biopolymers are biodegradable, और बहुत अच्छी बात क्या है कि जो बायोपॉलीमर्स होते हैं ना ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि इको फ्रेंडली होते हैं। इको फ्रेंडली होते हैं। सबसे अच्छी बात यहां पर यह आ जाती है, their decomposition is easily done by bacteria in soil environment and compared to synthetic polymer which cause environmental pollution due to incineration। यानी कि जो बायोपॉलीमर होते हैं ये इको फ्रेंडली होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बहुत आसानी से किसी भी जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा बायोपॉलीमर्स का अपघटन हो सकता है, डिकम्पोजिशन हो सकता है। और जब हम इसकी सिंथेटिक पॉलीमर के साथ तुलना करते हैं तो जो सिंथेटिक पॉलीमर होता है वो पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक होता है। वो सॉइल पॉल्यूशन पैदा करता है ना, पर्यावरण प्रदूषण पैदा करता है, क्योंकि उसका अपघटन संभव नहीं होता है, अपघटन उसका नहीं हो पाता है। आगे हम देखेंगे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है बायोपॉलीमर की। दे कैन कंट्रोल लाइफ प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आर एनवायरमेंटली फ्रेंडली। यानी जो बायोपॉलीमर्स होते हैं ये लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। दे कैन कंट्रोल लाइफ प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीवित जीव जंतु हैं, जो जीवित सूक्ष्म जीव हैं, जीवित जीव जो होते हैं उनकी जो जीवन की प्रक्रिया होती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं जो बायोपॉलीमर हैं। एंड ये इको फ्रेंडली होते हैं, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि ये इको फ्रेंडली होते हैं। इको फ्रेंडली क्यों होते हैं? क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, राइट, बिकॉज ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल होते हैं इसलिए क्या होता है, ये इको फ्रेंडली होते हैं। एंड दे आर डिकम्पोज्ड बाय प्रोसेस नेम्ड, और ये जिस प्रोसेस के द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा डिकम्पोज्ड होते हैं, अपघटित होते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा ये अपघटित होते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नाम की एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा बायोपॉलीमर्स का अपघटन होता है एक जीवाणु के द्वारा, मेनली रिएक्शंस विद ऑक्सीजन। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ इसमें रिएक्शन किया जाता है ना। हाइड्रोलिस, डिकम्पोजिशन बाय वाटर। दूसरी बात जो हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? पानी के द्वारा इसका डिकम्पोजिशन किया जाता है और बाय सम एंजाइम्स, और कुछ एंजाइम्स के द्वारा। तो इस तरीके से इसका अपघटन किया जाता है। ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, बैक्टीरिया के द्वारा अपघटन होता है। तो ये इको फ्रेंडली इसीलिए है क्योंकि इसका जो अपघटन होता है वो बहुत आसानी से हो जाता है। दूसरी चीज क्या है? सम ऑफ देम आर कंपोस्टेबल एंड कैन शो सम केमिकल प्रॉपर्टीज इन देयर सरफेस। और इनमें से कुछ बायोपॉलीमर ऐसे भी हैं जो कंपोस्टेबल होते हैं और वहां पर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी दिखती हैं उनकी सरफेस पर, उनकी सतह पर, राइट। आगे यहाँ पर अगर हम देखें इसके बेनिफिट क्या हैं, अब हम इसके लाभ देख लेते हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये प्रीलिम्स के लिए, आईएएस के प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना।
आईएएस के प्रीलिम्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 2025 के लिए, क्योंकि आपको पता है पॉल्यूशन पर कितना ज़्यादा दबाव प्रेशर, कितना ये एक चिंताजनक कंसर्न होता है जो पॉल्यूशन है, राइट। सो ये बहुत हमारे लिए बेनिफिशियल एग्जाम के लिए हमें बहुत ध्यान देना है इस पे। आगे देख लेते हैं इसके बेनिफिट्स, इसके क्या लाभ हैं। These polymers can reduce carbon dioxide level in the atmosphere and also decrease carbon emission. सबसे पहला लाभ तो यही है कि पर्यावरण के स्तर पर, ग्लोबल वार्मिंग के स्तर पर ये हमें बहुत लाभ देने वाला है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, कम ये रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। कार्बन इमिशन को क्या करेगा, ये कम कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। एंड दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ बायोडिग्रेडेबल नेचर। और ये क्यों होगा, क्योंकि इसका जो नेचर है ये बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेशन ऑफ दीज केमिकल कंपाउंड्स can release carbon dioxide that can be reabsorbed by crops grown as substitute in their nature। और इसमें कुछ कंपोनेंट्स ऐसे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जब वो डिग्रेडेट हो जाएंगे तो क्या होगा, वो फसल के द्वारा अन्य किन्हीं तत्वों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इसको, राइट। ये इसके लाभ हैं। आगे हम देख लेते हैं, अब हम देखेंगे रेजिन क्या होता है। हमने देखा था ना पीछे की रेजिन प्रोटीन एंड शुगर आदि से ये बनता है, तो रेजिन होता क्या है। Resins are viscous liquid polymers derived from organic और synthetic sources। यानी कि जो रेजिन होता है वो सिंथेटिक सोर्सेज से भी बनता है और ऑर्गेनिक सोर्सेज से भी बनता है। एंड देयर बेनिफिट्स, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, सेंटर्स ऑन देयर एबिलिटी टू ट्रांजिशन फ्रॉम द लिक्विड इनटू द customizable solid and the homogeneous structure। In polymer chemistry and material science, resins solid a highly viscous substances of plant and synthetic origin that typically convertible into polymers, right? And plant secretes resins for their protective benefits in response to injury। यानी जो प्लांट होते हैं, जो पादप होते हैं, ये क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं रेजिन, पादप रेजिन को रिलीज करते हैं फॉर देयर प्रोटेक्टिव बेनिफिट्स, उनके प्रोटेक्टिव बेनिफिट्स के लिए इन रिस्पॉन्स टू इंजरी। अगर मान लो पादप में कोई कट लग जाता है, किसी पौधे में कोई कट लग जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो वो जो इंजरी हुई है उसके रिस्पॉन्स में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रेजिन जो होता है उसको रिलीज करते हैं जो पादप होते हैं। आपने देखा होगा कोई पौधा है, कोई प्लांट है, आपने उसमें कट लगा दिया तो वहां पे एक पानी लिक्विड सा निकलता है, वही रेजिन होता है, राइट। आगे देखते हैं हम इसके बारे में। अब हम इससे रिलेटेड एक सवाल देखेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे। क्या है क्वेश्चन, सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोपॉलीमर। बायोपॉलीमर क्या होता है, दो स्टेटमेंट हमारे पास हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है, हमें ये देखना है। So these are materials that have been manufactured from biological sources such as fats, vegetable oil, sugar, resin and protein। sugar, resin, protein, vegetable oils, fats जैसे बायोलॉजिकल सोर्सेस से ये जो होता है बायोपॉलीमर, इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, बनता है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, बायोपॉलीमर आर डिग्रेडेबल, बिल्कुल डिग्रेडेबल होता है। देयर डिकम्पोजिशन इज इजीली डन बाय बैक्टीरिया इन सॉइल, यानी मृदा में बैक्टीरिया के द्वारा बहुत आसानी से इसका अपघटन हो जाता है। एंड कंपेयर टू सिंथेटिक पॉलीमर विच कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू इंसिक्रेनेशन। दूसरी बात क्या होती है, बैक्टीरिया के द्वारा हो जाता है एंड हाइड्रोलोसिस के द्वारा भी हो जाता है और ऑक्सीडेशन के द्वारा भी इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, राइट, और इसके द्वारा भी हो जाता है। तो आंसर कौन सा सही है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आंसर सही है। आंसर होगा हमारा यहाँ पर सी, सी हमारा आंसर है यहाँ पर, राइट। सो आंसर है हमारा यहाँ पर सी। देख लेते हैं आगे। ओके, आंसर हमारा यहाँ पर सी है। सो आज की जो क्लास है हमारी उसको हम यहीं तक रखते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट क्लास में। मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ, क्लास कंटिन्यूस करो, कंसिस्टेंसी के साथ करो। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, PYQs का एनालिसिस जरूर करो, राइट। और एक चीज और कि आपको यहाँ पर क्लास में जो करंट अफेयर दिए जा रहे हैं वो आपको वीकली दिए जा रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है कि आपको इनके नोट्स पर, वैसे आपको PDF मिल गई होगी, राइट, आप लोगों को इसके टेलीग्राम पर नोट्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं। किन किन स्टूडेंट्स को मिले हैं एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, राइट। थैंक यू सो मच।